हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टैंडर्ड एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 16 है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? लूजनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जो छूट होता है ना, उसको बोला जाता है। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है? भूमंडलीकरण होता है इसका। और इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए तो क्या? ग्रोथ टू द वर्ल्ड वाइड। हम जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve the speedy economic development. जैसे हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो कौन से पथ पे चलना स्टार्ट कर दी थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इट टुक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 ईयर प्लान्स वन आफ्टर द अदर। अब यहाँ पे क्या होता था? जो इंडिया है वो 5 ईयर प्लान्स क्या करता था? उसको इम्प्लीमेंट करता था, जिसकी वजह से स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था भारत के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड जीडीपी, एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है। Although many of these plans were completed, successful was not attained in achieving economic development in the true sense. अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे ऐसे जो प्लान्स है वो कंप्लीट हो चुके थे, पर जो ट्रू सक्सेस, सही मायने में जो इंडिया का सक्सेस होना चाहिए था, वो अचीव नहीं हुआ था। ठीक है। हियर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द कॉज ऑफ द फेलियर्स एंड डिटरमाइंड टू गिव न्यू फॉर्म ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर्स डन इन द पास्ट। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो प्रॉब्लम्स को पहले इवेल्युएट करती है कि ऐसी क्या रीज़न थी कि ये प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी इंडिया डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसका सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको क्या किए? एरर्स को, जो गलतियाँ वगैरह हुई थी, उसको रिमूव करने की कोशिश की और नई नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई। In that regard, in the industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen the economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization. तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, उसमें गवर्नमेंट जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने डिसीजंस लिया कि हमको क्या करना चाहिए? जो हमारे बिजनेस ट्रेड वगैरह है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिबरलाइजेशन, छूट देना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन, मोस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा, एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, फर्स्ट वन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? हमें पता है कि लिबरलाइजेशन मतलब छूट, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल द इम्पोज ऑन द प्राइवेट सेक्टर्स एंड एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी सरकार है वो धीमे धीमे क्या करने लगी? ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियम कानून को, उस पर ऊपर थोड़ा छूट देने लगी और क्या करने लगी? बढ़ावा देने लगी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसको? ये इंडस्ट्रियल जो बिजनेस पर्सन होते थे, जो इंडस्ट्रीज को रन करते थे, उनको क्या देने लगी? धीमे धीमे छूट देने लगी, ताकि जो इंडिया है उसका ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जो भी गवर्नमेंट छूट देती थी उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोला जाता है। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द लिबरलाइजेशन विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड वॉज एज फॉलोज। कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह किए गए थे? फर्स्ट देखो, देयर वॉज अ रिजर्वेशन फॉर द 18 इंडस्ट्रीज। फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम, कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था? 18 इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन किया गया था, और जिसकी वजह से है ना, बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उनका कंपलसरी था कि गवर्नमेंट ने क्या करना है? जो परमिशन लेके रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो ये जो गवर्नमेंट परमिशन रजिस्ट्रेशन है उसको रिमूव कर दिया गया था। एलिमिनेटेड मतलब हटा दिया गया। सेकंड, एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। रेलवेज को छोड़ के आज के टाइम पे तो रेलवे भी थोड़े प्राइवेट करने लगे। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और जो डिफेंस है उसको छोड़ के जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसको क्या करने लगे? प्राइवेटाइज करने लगे। मतलब जो 51% ऑनरशिप रहेगा वो किसका रहेगा? प्राइवेट सेक्टर्स का। थर्ड, ट्रेडिशन ऑफ द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड। जो कंपनीज का उस टाइम पे क्या होता था? कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन होता था उसको कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हजार्डियस फॉर एनवायरनमेंट वॉज कैंसल्ड। ऐसे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना के लिए अलाउ कर दिए थे जो क्या करती थी? ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं प्रोड्यूस करती थी। अब देखो, ये जो लिबरलाइजेशन है उसका एडवांटेजेस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, जैसे ही सरकार छूट देने लगी, प्राइवेट सेक्टर्स हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन।
सिंपल हमें क्या याद रखना है कि जो गवर्नमेंट है जैसे ही छूट देने लगी, जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां वगैरह हैं उनको क्या होने लगा, वो धीमे धीमे अपना प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज करने लगे। ठीक है। सेकंड, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग अप इम्पेटियस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द ग्लोबल ट्रेड। सेकंड लाइन में बस ये याद रखना है कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है, मतलब जो हम इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इंक्रीज कर दिए। ठीक है। मतलब हम लोग बाहर भी, मतलब इंडिया के बाहर भी व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे। किसकी वजह से? लिबरलाइजेशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमको छूट दे रही है। थर्ड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। फोर्थ, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ये कैसे हुआ, हमने जो यहाँ के इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडियन इंडस्ट्रीज ने क्या किया था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ग्लोबलाइज ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो रोड लाइट, रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह वो अच्छे से होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। ये जो लिबरलाइजेशन जो छूट दिया गया है उसके बोलते हैं ना कि लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट, इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शंस मोनोपोली कुड नॉट बी चेक। यहाँ पे देखो, भले इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, पर है ना जो गवर्नमेंट है वो मोनोपोली के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। मोनोपोली मतलब क्या होता है, जो सिंगल सेलर, ठीक है, जो अपना मतलब प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। ठीक है। उनका मतलब बोलते हैं ना कि पूरे मार्केट का एक अकेला राजा, उसको मोनोपोली बोला जाता है। Second, as focus has only been paid on industrial sectors, India has remained backward in the development of the agricultural field. उस टाइम पे क्या होता था कि लिबरलाइजेशन वगैरह लाया गया, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के था। उसकी वजह से क्या होता था, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उस पर उतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया था। थर्ड, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हुआ करता था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करती नहीं थी। फोर्थ वन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट फॉरेन डेब्ट हैज़ इंक्रीज। ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेन लाइन है कि हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, एक्सपोर्ट कम करते थे और इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से जो कर्जा है वो बढ़ गया था। सेकंड देखो, प्राइवेटाइजेशन मतलब ये होता है कि सिंपल सा गवर्नमेंट लेस देन 51% होल्ड करती है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। कोई भी कंपनी 51% होल्ड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट शेयर्स का, तो क्या होता है, वो प्राइवेटाइज कंपनी हो जाती है। ठीक है। देखो, प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर टू द ट्रांसफर टू अ प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखो, एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट का, अब किसने ले लिया, टाटा कंपनी ने उसको परचेज कर लिया। ठीक है। अब जो ओनरशिप है एंड मैनेजमेंट है वो कौन देखेगी, टाटा कंपनी। ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो ओनरशिप, मतलब जो बोलते हैं ना कि उसका मालिक, एंड मैनेजमेंट जो कंट्रोल रहेगा, कैसे क्या करना है, ये सब मैनेजमेंट में आता है। तो ये सब किसके कंट्रोल में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में रहेगा, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है। फर्स्ट देखो यहाँ पे मेथड्स, फर्स्टली दोज एरियाज विच आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ऐसे कुछ एरियाज थे जो सिर्फ सरकारी सेक्टर्स के लिए बने थे, अब उसको प्राइवेट सेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। सेकंड, स्टेट keeps the ownership of the state-owned companies under its controls and gives the charge of the management to the private companies, or the state keeps management its own and gives the ownership to the private company। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैं अभी बेस्ट एग्जांपल दूंगा। अभी देखो सेकंड नंबर में ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि जो ऑनरशिप है वो खुद लेंगे, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑनरशिप दूसरे को दे देते हैं, पर मैनेजमेंट क्या करते हैं, खुद से संभालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करने का क्या क्या फ़ायदे होते थे। ठीक है। फर्स्ट, देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब क्या होता था, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी उसमें जो प्रोडक्शन होता था गुड्स का और सर्विसेज का, वो ज़्यादा होने लगा था। फर्स्ट, सेकंड वन देखो, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज इन द कैपिटल इंटेंसिव एंड द कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन। कैपिटल इंटेंसिव में जो प्रोडक्शन है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब वहाँ पे मशीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। मशीन्स वगैरह का यूज़ करके है ना, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन, कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ वगैरह जो मतलब सामान हम यूज़ करते थे उसको भी क्या कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी थी। थर्ड, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैज़ इंप्रूव ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स
एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वर्क अभी क्या होता था कि अगर मान लो कि पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनीज है उनके पास ही ज़्यादा ओवरलोड वगैरह होगा काम का वगैरह, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके क्या होता था, वो लोग कुछ काम या ऑनरशिप या फिर मैनेजमेंट क्या कर देते थे, प्राइवेट सेक्टर्स को दे देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उनका जो वर्किंग कैपेसिटी जो वर्किंग लोड होता था वो क्या हो जाता था, इम्प्रूव हो जाता था। नेक्स्ट टॉपिक देखो, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन जो कंपनीज उसको प्राइवेटाइज करने लगी, उसका जो घाटा क्या हुआ देखो। फर्स्ट, इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब जो इकोनॉमिक पावर है वो किसके अंदर हो गया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके हाथों में आ चुका था, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच द लेवल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज, मतलब इनको बोलते हैं ना कि मोनोपोली का जो शैतान है वो ज़्यादा होने लगा था। मतलब है ना, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी मोनोपोली बोलते हैं ना कि सिंगल सेलर, वो अपना ही मनमानी करने लगे थे, ठीक है। सेकंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। अब यहाँ पे देखो सेकंड डिसएडवांटेज ये बताया गया है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि क्या कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, लार्ज स्केल जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हुई थी वो डेवलप हुई थी, ठीक है। थर्ड, prices have not remained under control due to privatization. This has led to problem of price rise. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करें, जो प्राइसेस है वो किसके हैंड में आ गई थी, अब प्राइवेट कंपनीज के। मतलब वो चाहे तो प्राइस बढ़ा सकते हैं, प्राइस घटा सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन का जो है ना क्राइटेरिया वो आने लगा था, ठीक है। थर्ड देखो, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, ग्लोबलाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी कंट्री की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ कंपेयर करने लगते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजिली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। जिसकी वजह से क्या होता है, बोलते हैं ना कि ये सब चीज़ों का इजीली बहाव होने लगता है पूरे वर्ल्ड में। कौन कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड करने लगते हैं इंटरनेशनली, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबली ट्रेड हम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि ये सब चीज़ों में क्या आया, थोड़ा बोलते हैं ना कि चेंजेस वगैरह आया है, इम्प्रूवमेंट आया है। फर्स्ट देखो, ऑब्स्टिकल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। ऑब्स्टिकल्स मतलब बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं ना बाधा, ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या होता है, बाधा। जो दो नेशंस के बीच में ट्रेड होने का जो बाधा वगैरह हो रहा था वो भी क्या हो गया, हट गया। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने लगा। सेकंड, सच अ कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट द कैपिटल एक्सचेंज कैन इजिली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशन। कैपिटल एक्सचेंज जो था वो भी दोनों नेशंस के बीच में क्या होना, इजिली होने लगा था। कैपिटल एक्सचेंज मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स मशीन्स वगैरह से रिलेटेड। थर्ड देखो, ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। जो टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में जो ऑब्स्टिकल जो बाधाएं आती थी वो भी क्या हो गया, उसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फोर्थ, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग द डिफरेंट नेशन ऑफ वर्ल्ड। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इंडिया के लेबर आज दूसरे कंट्रीज में भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दुबई वगैरह एंड अमेरिका में भी मोस्ट ऑफ इंडियंस लेबर्स काम करते हैं। तो एग्जांपल क्या शो कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लेबर का फ्लो है वो भी क्या हो रहा, ग्लोबली डेंस होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उसका प्रभाव क्या पड़ा। मिक्स इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी, मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर एज फॉलो, विच आर एज फॉलोस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है इंडिया के अर्थव्यवस्था में, और यहाँ पे कुछ फायदा और घाटा दिया गया है ग्लोबलाइजेशन का। देखो एडवांटेजेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ा, ट्रेड की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ावा हो गया, उसका मतलब बढ़ गया है, ठीक है। सेकंड, गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होता है वो अब इजीली अवेलेबल है टू द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। थर्ड, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन लागू होगा तभी क्या कर सकता है, ये जो डेवलप कंट्रीज है उसके साथ क्या करता है, जो अपना इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, वो खड़ा हो सकता है एंड साथ में डेवलप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर देखो, डिसएडवांटेजेस। अब उसका घाटा क्या है ग्लोबलाइजेशन का,
Expected success has not been attained in the finding solution to the problem of poverty and unemployment due to the globalization. अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन तो ये लोग देख रहे हैं कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करेंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, लेबर एक्सचेंज करेंगे, बट इन्होंने किसके ऊपर फोकस नहीं किया, पोवर्टी जो गरीबी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है उसके ऊपर फोकस वगैरह नहीं किया. ठीक है. सेकंड, डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विच दे शुड हैव एक्वायर्ड. जो डेवलपिंग कंट्रीज एग्जांपल इंडिया का ही है, हमने है ना जो एक्सपोर्ट्स है उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट वगैरह नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होती थी जो टैरिफ ज़्यादा लगाती हैं इन द ट्रेड ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को फ़ायदा होता नहीं है. थर्ड, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन्ड लेस बेनिफिट. अंडरलाइन करना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो एक्सपोर्ट कर पा रही है, ट्रेड कर पा रही है, लेबर्स को एक्सचेंज कर पा रही है, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर पा रही है, बट ये जो स्मॉल के स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, बस सीमित हैं, वो उतना ग्लोबली ट्रेड कर पा रहे नहीं है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO भी बोलते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टाब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995 बाय द मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. अब यहाँ पे देखो जो WTO है वो कब स्थापित किया गया था, 1 जनवरी 1995. MCQ में पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द जिनेवा इन स्विट्जरलैंड. ये MCQ का क्वेश्चन है. जो WTO है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है. ठीक है. इट्स ऑब्जेक्टिव आर एस फॉलो. जो देखो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, एक संस्था फॉर्म हुई थी, वो किस लिए फॉर्म हुआ था, देखो ट्रेड वर्ड से हमें पता चला कि ये ट्रेडिंग को स्मूथ करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म हुआ था. ठीक है. फर्स्ट देखो, टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल ट्रेडिंग. जो हम ग्लोबल पूरे देश में जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी, उसमें जो भी बाधाएं आती थी उसको हटाने के लिए ये फॉर्मेशन हुआ इसका. सेकंड, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री फॉर द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के लिए जो प्रोटेक्शन पॉलिसी हैं वो भी इंश्योर किया गया. ठीक है. WTO के एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा. थर्ड, टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. जो आर्थिक पॉलिसी है और जो व्यापार की पॉलिसी ये लोग बनाए थे, उसमें क्या कर रहे थे, इसको है ना कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब है ना एक दूसरे को क्या करना है, मदद करने के लिए, साथ देने के लिए, इसलिए ये जो WTO फॉर्मेशन किया गया था, ताकि है ना जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ट्रेडर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करें, ट्रेड कर सके विदाउट एनी ऑब्स्टिकल. फोर्थ, टू सॉल्व द ट्रेडर फोर्थ टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड. जो व्यापार के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होता है उसको सॉल्व करने के लिए WTO बनाया गया था. फॉर एग्जांपल अभी देखो, जैसे बोलते हैं ना कि चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा था कि ये टैरिफ बढ़ा रहा है और ये टैरिफ बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सब इसके लिए तो फॉर्मेशन किया गया था किसका, WTO का. फंक्शंस, अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस क्या होता है. टू सेट अप एन एक्वायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटेड टू द मल्टी नेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट. अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है, एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी मल्टी नेशनल ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट वगैरह है उसको देखते हैं. ठीक है. उसके स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं. सेकंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल, वाइटल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट. जो WTO है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर द मल्टीनेशनल ट्रेड. जो हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें जो प्राइस का नेगोशिएशंस होता है उसमें भी क्या होते हैं, डिबेट करने में मदद करता है. ठीक है. थर्ड, WTO एनकरेजेस अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड. अब यहाँ पे देखो अनबायस्ड मतलब यहाँ पे स्मूथ की बात कर रहे हैं, बिना कोई झगड़ा, बिना कोई लड़ाई वगैरह का जो ट्रेड है उसको स्मूथन करता है, एनकरेज बढ़ावा देता है कौन, WTO. फोर्थ वन, डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व्स देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स. जो WTO है वो अपने अलग अलग नेशंस को उनके अलग अलग जो ट्रेडिंग पॉलिसी है उसमें सहायता करता है और सजेशन वगैरह भी, इम्प्रूवमेंट वगैरह भी करने में मदद करता है कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी. अब यहाँ पे देखो क्या क्या प्रभाव पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन. जब स्टार्ट हुआ था तभी से वो गया था. ठीक है. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया और विच टाइप ऑफ द बेनिफिट्स वुड इट इंडिया एक्वायर आर डिस्कस बिलो. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब से स्थापित हुआ था, तब से जो इंडिया ज्वाइन हुआ था, उसकी वजह से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स हुआ है, अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. देखो फर्स्ट, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ट्रेड वॉज 5%. ठीक है. और एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज
tremendously continuously due to the increase in the international trade, and as a result of India's contribution in the world trade has increased to 1%. अब यहाँ पे देखो जो इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड परसेंटेज कितना है, 5%, ये याद रखना है। और कंटिन्यूसली इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते चला जा रहा है। सेकंड, बीइंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज। कपड़ों के व्यापार में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होने लगा। ठीक है। थर्ड, एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद इंडिया का क्या फायदा हुआ। थर्ड वन देखो, इंडिया हैज ऑल्सो इंक्रीज टू एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको उसके एक्सपोर्ट्स में भी इंडिया जो है बहुत अच्छा खासा बोलते हैं ना सक्सेसफुल हासिल किया। ठीक है। फोर्थ वन, ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स प्रेशर ऑन इम्पोर्ट्स हैव has reduced and foreign investment has been increased in the foreign exchange। देखो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बाहर विदेशी करेंसी ज़्यादा आएगी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ रहा था। ठीक है। thus as a member of the world trade organization India will not get above the mentioned benefits but also देखो has to comply with some conditions। अब यहाँ पे देखो इंडिया तो ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने की वजह से फ़ायदा तो अच्छा खासा पा रहा है। इट स्पेशली डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इंडिया increases its infrastructure facility and how develop the countries to trade India। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, रोड वगैरह, लाइट्स वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह कितना जल्दी इंक्रीज करेंगे। और ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाउ डेवलप कंट्रीज ट्रीट इंडिया। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया, अमेरिका, ठीक है, ये सब कैसे इंडिया को ट्रीट करते हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट which meets the needs of present generation without compromising with the ability of the future generation to meet their own needs। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, वो क्या बोलता है कि विकास इस तरीके से होना चाहिए कि हम अपने जो प्रेजेंट नीड है, जो भी चीज़ वगैरह है, उसको फुलफिल कर पाए विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ अदर्स। ठीक है। जो फ्यूचर में जनरेशन आएगी उनके नीड्स को डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं करना है। ठीक है। thus the idea of sustainable development developed because of extreme effects on nature near human habitations and man created cover environment। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसलिए उसका विकास किया गया क्योंकि ये जो नेचर का इफेक्ट है ऑन ह्यूमन हैबिटेशंस, जो ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, उनके खाने पीने का ये सब, और मैन क्रिएटेड कवर जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। द वे एंड द स्पीड विच with which present generation is developing it cannot be maintained the future। अब जिस हिसाब से ये जो हमारी करंटली जनरेशन जो डेवलप हो रही है, ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर को मेंटेन कर सकता नहीं है। देयर इज अ फियर दैट लग्जरीज विच प्रेजेंट जनरेशन इज एंजॉइंग मे नॉट बी देयर इन द फ्यूचर जनरेशन। अब जिस हिसाब से बोलते हैं ना कि आलीशान तरीके से आज की जो जनरेशन जी रही है वो फ्यूचर जनरेशन जी सकती नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज के टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड़ से लेके पानी से लेके हर चीज़, हो सकता है ये फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको अवेलेबल नहीं हो सकता है। ठीक है। देयर इज अ ट्रिमेंडस डिक्रीज इन द नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयर क्वालिटी इज ऑल्सो डिटोरेटिंग मतलब बोलते खराब हो जाना। ठीक है। अब यहाँ पे देख ऐसा बोल रहे हैं कि लगातार डिक्रीज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल जैसे पानी से लेके फॉरेस्ट से लेके हर चीज़ क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। और क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को काट के इंडस्ट्रीज वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी जा रही है। ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इसकी जो क्वालिटी वो डिक्रीज होते जा रही है, ख़राब होते जा रही है। इन दिस कंडीशन देयर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। इसी वजह से है ना, ये जो विकास का जो आइडिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा चेंज करो कि नेचर को हार्म वगैरह ना हो। इंडिया देखो, आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ इन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ऐसा बोला कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये जो आइडिया है वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि बिना एनवायरनमेंट को अफेक्ट किए हुए हमें क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है। फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी एडोप्टेड फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी जो प्राकृतिक बोलते हैं ना रिसोर्सेज वगैरह है, सामग्री है, उसको कैसे हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है। ठीक है। देखो फर्स्ट, द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक cultivable farm, forest, water resources, etc. should be used in such way that their quality is maintained and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals should be used judiciously।
अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट ऐसा बोल रहा है, जो भी रिन्यूएबल मतलब जिसको बोलते हैं रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज क्या करना है, अच्छे तरीके से, अच्छे क्वालिटी के तरीके से क्या करना है, यूज़ करना है मैनरेबल तरीके से। एंड जो नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं लाइक कोल पेट्रोल वगैरह, उसको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक कानूनी तरीके से क्या करना है, उसको यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड, industrial location should be decided on the basis of the lesser transportation cost. A sincere attempt should be made to achieve eco-friendly development. इंडस्ट्रीज को उस जगह सेटअप करो जहाँ पे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। सेकंड थिंग, इंडस्ट्रीज को वहाँ जो सेटअप करो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम हो, याद रखना। थर्ड, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी used in more than one way should be utilized in different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose, producing electricity, flood control, transportation। जो देखो, जो रिसोर्सेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, उसको क्या करना है, एकदम बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ क्रूड ऑयल से हम पेट्रोलियम भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, तो उसको भी क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। फोर्थ, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक सामग्री है हमारे पास, उसको क्या करना, वेस्ट वगैरह नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट के लकड़ी वगैरह हो गया, ये सब हमको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन प्लान डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल्स, इंक्रीजिंग स्लम्स। ये जो कचरा इंडस्ट्रीज बना रही है, जो वाटर वेस्ट, केमिकल वेस्ट वगैरह निकाल रही है, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। फिफ्थ वन देखो, स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलार एंड विंड एनर्जी। यहाँ पे मतलब है ना, इनका जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि है ना कोई भी हार्मफुल ना हो नेचर के थ्रू, ठीक है। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, कौन कौन से हमें स्टेप्स कदम उठाने चाहिए अपने जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति को बचाने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। देयर आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम conventions and camps have been organized for the protection of environment, for the protection of environment at the global level। देखो, ये जो अर्थ कॉन्फ्रेंस है वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1972 में, कहाँ पे, स्वीडन में। इसका जो मेन मोटिव था, इसलिए कि वो कैंपेन्स वगैरह करवाते थे, कन्वेंशंस वगैरह करवाते थे कि किस हिसाब से हमें जो अपना एनवायरनमेंट है उसको बचाना है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। इंडिया इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट्स। ये जो बोल रहे हैं ना कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का जो कैंपेन वगैरह चल रहा था, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स टू द नेशनल लेवल। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो फर्स्ट वन, इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द नेशन इज प्रेजेंटेड। कौन सा सिटीज़ कितना पॉल्यूशन कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सेकंड, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश टू कंट्रोल पॉल्यूशन। जो ये इतना पॉल्यूशन हो रहा है, जो इतना बहुत प्रदूषण हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट और सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए, स्थापना की गई है। थर्ड, 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड। जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। फोर्थ, इन इंडिया गवर्नमेंट, देखो, इन इंडिया गवर्नमेंट पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। इंडिया, भारत के अंदर 1981 में, 1981 में क्या किया गया था, एक कानून पास किया गया था, किसके रिलेटेड, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के रिलेटेड, ठीक है। फिफ्थ वन, international agreements have been signed for the deterioration level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of the biodiversity। एग्रीमेंट साइन किए गए थे किसके रिलेटेड, जो ओजोन लेयर डिट्रॉइट हो रहा है, धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, उसके रिलेटेड। एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह डिस्पोज कर दिया जाता, छोड़ दिया जाता है, उसके रिलेटेड। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, हमें क्या करना है, जो अपनी बायोडाइवर्सिटी उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। Thus, conservation of environment is everyone's responsibility। ये जो प्रकृति की बोलते हैं ना, देखभाल करना, रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon। ऐसा बोला गया है कि लास्ट लाइन में कि अगर हम अपने ये जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये डाउट नहीं करना चाहिए कि जो हमारा लाइफ है वो अर्थ के ऊपर जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं फटाफट MCQ सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे सिचुएटेड था, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सेकंड, व्हेन वाज अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, 1972 में, ठीक है।
थर्ड, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीइंग सेलिब्रेटेड? 5 जून, ठीक है। एंड फोर्थ वन, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन। एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जब हम कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो उसको, वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे जो आपका वीडियो वो ख़त्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो इजीली समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको आपके जो थंबनेल है, यूट्यूब के थंबनेल, वहाँ पे इजीली दिख जाए, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।